युद्ध में जटिलता को अक्सर प्रभावशीलता समझ लिया जाता है। लोग मान लेते हैं कि अधिक उन्नत, जटिल और महंगे हथियार या रणनीतियां स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत साधारण और किफायती विकल्पों से बेहतर होती है। इतिहास ने दिखाया है कि बड़ी जीतें साधारण विचारों से भी संभव है। यूक्रेन ने रूस से युद्ध में कई बार इस सिद्धांत को साबित किया है, जबकि मॉस्को ने अरबों की रकम ऐसी निराशाजनक और बेकार परियोजनाओं में झोंक दिए जिनका असफल होना तय था, जैसे मिसाइलें जो चल ही नहीं पाती और शानदार फाइटर जेट जो कभी उड़ान ही नहीं भर पाते। वहीं कीव ने तात्कालिक रणनीतियों और काफ़ी साधारण प्रणालियों का कहीं अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। और अब कीव ने शायद सबसे साधारण हथियार का इस्तेमाल किया है, एक बेहद साधारण फेंस पोस्ट बम, जिसने रूसी सैनिकों को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया है, क्योंकि अब उन्हें ये डरावना सच समझ आ गया है कि उनके पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हमें इस बम का नाम नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इसकी तस्वीरें रूसी सोशल मीडिया चैनलों पर आग की तरह फैलने लगी हैं। उन तस्वीरों में एक नए तरह का यूक्रेनी ड्रोन बम दिखाया गया है, जिसके एक सिरे पर टेल फिन्स हैं और दूसरे सिरे पर एक नुकीला धातु का सिरा है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप फेंस पोस्ट के नीचे देखते हैं, ताकि वे जमीन में आसानी से घुस सके। यह समझने के लिए सैन्य विशेषज्ञ की जरूरत नहीं कि यह बम किस लिए है। ये एक भेदी बम है जिसका नुकीला सिरा बम को इमारतों या जमीन में घुसाने के लिए बना है, ताकि ये असली विस्फोट से पहले अंदर जा सके। ये एक बेहद साधारण उपकरण है। यूक्रेन ने असल में बस इतना किया है कि उसने उस सामान्य बम को लिया है जिसे एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी गिरा सकता है, और उसके सिरे पर एक धातु की कील लगा दी है। ऐसी चीज बनाना बहुत सस्ता होगा और इन बमों का बड़े पैमाने पर निर्माण आसान रहेगा। फिर भी इस साधारण बम के बावजूद रूसी सैन्य ब्लॉगर इसके खतरे को लेकर काफी चिंतित है। ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि क्यों। यूक्रेन की ड्रोन सेना बढ़ने से फ्रंट लाइन रूसी सैनिकों के लिए और भी खतरनाक हो गई है। उन्हें हमेशा आसमान में संकेत या यूएवी की आवाज पर नजर रखनी होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। वास्तव में इन सैनिकों में से कई के लिए फ्रंट लाइन के खतरनाक इलाकों में एक हफ्ता भी जिंदा रहना किस्मत की बात है, और कुछ सबसे जानलेवा क्षेत्रों में तो जीवन प्रत्याशा दिनों या घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में मापी जाती है। रूसी सैनिकों को हालात के अनुसार खुद को ढालना और इन खतरनाक इलाकों में जीवित रहने के नए तरीके खोजने पड़े हैं। जहां वे क्षेत्रीय नियंत्रण बनाते हैं, वहां ड्रोन रोधी उपाय जैसे जाल, तार के पिंजरे और सड़कों और पगडंडियों पर स्टील की जाली लगाकर सुरक्षा करते हैं। इससे वे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, बिना डर के कि यूक्रेनी ड्रोन उन पर हमला या बम गिरा देंगे। हालांकि दूसरी जगहों पर रूसी दस्तों को बस छिपना पड़ता है और बस दुआ करनी पड़ती है कि सब ठीक रहे। जैसे जैसे वे अपने अगले लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, हमला करने वाली टीमें खुद को कंबलों से छुपाना या पेड़ों के नीचे या झाड़ियों के बीच छिपकर आगे बढ़ना सीख गई है और दुआ करती है कि उन्हें कोई देख न ले। कभी कभी ये तरीका काम करता है, लेकिन अक्सर ये बेअसर रहता है, क्योंकि कई यूक्रेनी ड्रोन थर्मल कैमरों से लैस है, जिससे रूसी सैनिक आसानी से दिख जाते हैं, चाहे वे छिपे हों। अगर रूसी सैनिक सही सलामत कस्बों या गांवों तक पहुंचते हैं, तो वे आमतौर पर तहखानों और बंकरों में शरण लेते हैं। हाल के वर्षों में रिपोर्टें आई हैं कि छोटी रूसी टीमें यूक्रेनी बस्तियों में चुपके से घुसकर भूमिगत छिप जाती हैं और अचानक हमले से पहले सही समय का इंतजार करती हैं। हमने देखा है कि रूसी लोग मजबूत लकड़ी की छतों वाले बंकर बनाते हैं, जिन पर 1 फुट मिट्टी डाली जाती है ताकि धमाकों और छर्रों से बचा जा सके। यूक्रेन के लिए ऐसी रणनीतियों से निपटना मुश्किल रहा है, यहाँ तक कि अगर उसकी सेनाएं पता भी लगा ले कि रूसी कहाँ छिपे हुए हैं, तो भी उन भूमिगत छिपने की जगहों को नष्ट करने के लिए उन्हें कई ड्रोन और बमों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसमें समय लगता है, जिससे रूसियों को पलटवार करने या भागने का मौका मिल सकता है। वैकल्पिक रूप से यूक्रेन अपनी खुद की हमला दलों को तहखानों और बंकरों को भेदने के लिए भेज सकता है, लेकिन यह तरीका एक निश्चित स्तर का जोखिम पेश करता है। यूक्रेनी सैनिकों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है, जिससे देश के कमांडर
जब भी संभव हो बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि फेंस पोस्ट बम बाजी पलट देता है। इसके नुकीले बेस की वजह से इस बम में एंटी ड्रोन जाल और जाली को आसानी से भेदने की क्षमता है। साथ ही ये तहखाने के दरवाजों या बंकर की छतों को भी काट सकता है। इस अवधारणा में कुछ भी नया नहीं है। असल में पेनिट्रेटिंग बम या बंकर बस्टर लगभग एक सदी से मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसके शुरुआती उदाहरण देखे गए थे। जर्मन लुफ्टवाफे ने जहाजों और किलेबंद ठिकानों पर इस्तेमाल के लिए रॉकेट चालित कवच भेदी बमों की श्रृंखला विकसित की थी। लगभग उसी समय ब्रिटिश इंजीनियर बार्न्स वॉलेस, जो बाउंसिंग बम के आविष्कारक थे, ने 2 अलग अलग बंकर बस्टर डिजाइन बनाए, 5 टन का टॉल बॉय और 10 टन का ग्रैंड स्लैम। इन तथाकथित भूकंप बमों में टेल फिन्स लगाए गए थे, जिससे वे गिरते समय घूमते थे और जमीन पर गिरने से पहले तेज गति पकड़ लेते थे, जिससे वे सख्त सतहों को भेद सकते थे। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बंकर बस्टर की अवधारणा को फिर से जीवित किया और 2000 पाउंड 900 किलोग्राम का ब्लू 109 बनाया, जिसने अंततः और भी बड़े मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOAB के विकास का रास्ता तैयार किया। 30,000 पाउंड 14,000 किलोग्राम का ये बम दैत्य जैसा है, जो विस्फोट से पहले सैकड़ों फीट जमीन या कई दर्जन फीट प्रबलित कंक्रीट भेद सकता है। हालांकि वर्षों में इनके डिजाइन और क्षमताओं में विविधता रही है, लेकिन पेनिट्रेटिंग बमों की मुख्य विशेषताएं हमेशा समान रही हैं, जो इन्हें मानक या सामान्य प्रयोजन के गोला बारूद से अलग करती है। इनका डिजाइन आमतौर पर पतला लंबा होता है, जिससे ये हवा में तेजी से चलते हैं। आगे नुकीला नाक इन्हें जमीन में घुसने या मजबूत चीजें भेदने में मदद करता है। इन्हें आमतौर पर ऐसे मजबूत बनाया जाता है कि टकराने पर न टूटे या तुरंत न फटे। कई बमों में विलंबित क्रिया फ्यूज प्रणाली भी होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि बम तभी फटे जब वह अपने असली लक्ष्य को घेरने वाली सुरक्षात्मक परतों को सफलतापूर्वक भेद ले। यूक्रेन का फेज पोस्ट बॉम्ब BLU 109 या मोएब जैसे बमों से साधारण दिखता है, फिर भी वही मूल डिजाइन सिद्धांत अपनाता है। इसमें वही मजबूत डिजाइन और वही भेदी नोक है। फोर्ब्स ने इस बम की उपलब्ध तस्वीरों की और गहराई से जांच की। उन्होंने टोल्सन की 300 मिलीमीटर हेक्सो की तस्वीर देखी और उसका उपयोग बम के आकार को समझने के लिए संदर्भ के रूप में किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नुकीला सिरा शायद 100 मिलीमीटर के फेंस पोस्ट पर देखे गए स्पाइक्स से या उसी पर आधारित है। हालांकि इसमें कुछ मुख्य अंतर है। फोर्ब्स के मुताबिक व्यावसायिक फेंस स्पाइक्स आमतौर पर शीट मेटल को प्रेस करके बनाए जाते हैं और फिर मशीन से वेल्ड करके उनका आकार दिया जाता है। हालांकि बम का स्पाइक हाथ से वेल्ड किया हुआ लगता है और इसकी धातु मानक फेंस स्पाइक से मोटी है। स्पाइक की शुरुआत हार्डवेयर स्टोर की चीज से हुई थी, लेकिन यूक्रेन ने इसमें अहम बदलाव किए, जिससे यह और मजबूत और बंकरों व अन्य सामग्री को भेदने के लिए और उपयुक्त बन गया है। फोर्ब्स की गणना के अनुसार अगर ऐसा बम जिसका वजन लगभग 25 पाउंड यानी 11 किलोग्राम है गिराया जाए, कुछ 100 फीट की ऊंचाई से गिराए जाने पर यह कम से कम 1 फुट कठोर मिट्टी और चट्टान में घुस सकता है या लगभग 4 फुट नरम मिट्टी में जा सकता है। और पहले से ही इसके स्पष्ट सबूत हैं कि यह बम वही करता है जो इसे करना चाहिए। ऑनलाइन एक वीडियो साझा किया गया था जिसमें फेंस पोस्ट बम को इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो वही बम दिखाता है जिसकी पूंछ के पंख अलग रंग के हैं और जिसे ऊपर से एक इमारत के अंदर गिराया गया, जहां शायद रूसी सैनिक छुपे थे। हम देखते हैं कि बम जमीन पर गिरता है लेकिन तुरंत नहीं फटता। इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि बाकी बंकर बस्टर बमों की तरह फेंस पोस्ट में भी डिले फ्यूज लगा होता है, जो उसे फटने से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचने और अंदर घुसने का समय देता है। गिराए जाने के कुछ सेकंड बाद बम फटता है और तेज धमाका आसपास की संरचना को भारी नुकसान पहुंचाता है। यह सस्ता है, यह आसान है और यह खेल बदलने वाला है। लेकिन क्यों जानने से पहले ऐसी जानकारी के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते सब कुछ समझाते हैं। अब फेंस पोस्ट बम में फ्रंटलाइन युद्ध का चेहरा बदलने की क्षमता है। अब तक रूसियों ने अपनी एंटी ड्रोन तकनीकों और किलेबंदी की मदद से कुछ सप्लाई लाइनों को सुरक्षित रखने और जमीन के हिस्सों पर
कब्जा बनाए रखने में सफलता पाई थी। यूक्रेन इन जगहों पर हमला कर सका, लेकिन हमलों की प्रभावशीलता सीमित रही। कई ड्रोन और बम जाल या बंकर की छतों से टकराकर बेकार हो गए, जिससे वे रूसी सैनिकों, वाहनों जैसे अहम लक्ष्यों को निशाना नहीं बना पाए। हालांकि ये नया बम अपने आप उन समस्याओं का समाधान कर देता है। अब फर्क नहीं पड़ता कि रूस कितने भी एंटी ड्रोन जाल और बाड़ लगाए, एक फेंस पोस्ट बम सीधे उनके आर पार जा सकता है। क्रेमलिन की ढालें यूक्रेनी हथियारागार में शामिल इस नए विस्फोटक हथियार के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगी। और भी बातें हैं। पहले यूक्रेन को किसी बंकर में घुसने के लिए एक ही जगह पर कई बम गिराने पड़ते थे। ये समय और संसाधनों की बर्बादी थी। साथ ही रूसियों को पहले से चेतावनी मिल जाती थी, जिससे वे बचाव टूटने से पहले भाग सकते थे। फेस पोस्ट बिल्कुल भी कोई चेतावनी नहीं देता। ये रूसियों को किसी भी तरह की बढ़त लेने का मौका नहीं देता। एक ही वार में ये पूरी सैनिक टीमों को खत्म कर सकता है, बंकर की छतों को उड़ा सकता है और वहां रहने वालों को समझ में आने से पहले ही पूरी इमारत को उनके चारों ओर गिरा सकता है। यहाँ तक कि सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित डगआउट भी एक सटीक फेंस पोस्ट हमले से बचने के लिए संघर्ष करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूक्रेन के पास पहले से ही वे ड्रोन हैं जिनकी जरूरत इन हथियारों को पहुंचाने के लिए है। कई वर्षों से कीव की सेनाएं वैम्पायर हेवी बॉम्बर ड्रोन और कजान हेवी शॉट नेमेसिस जैसे अन्य मॉडलों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि इनके नाम और तकनीकी विशिष्टताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सभी मूल रूप से एक ही काम करते हैं: बमों को युद्ध के मैदान में पहुंचाना और दुश्मन पर ऊपर से हमला करना, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने या बचाव करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। कुछ 33 पाउंड 15 किलोग्राम तक का पेलोड 10 मील 16 किलोमीटर दूर तक गिरा सकते हैं। रूसी सैनिक इन सभी ड्रोन को बाबा यागा कहते हैं, जो स्लाव लोक कथाओं की बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। कई सैनिकों के लिए बाबा यागा बॉम्बर्स युद्ध के मैदान की सबसे डरावनी चीज हैं। इलाके में बाबा यागा ड्रोन की भनभनाहट भी रूसी सैनिकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये ड्रोन क्या कर सकते हैं। हालांकि कम से कम पहले वे सैनिक किसी बंकर में घुसकर या किसी एंटी ड्रोन जाल के नीचे छुपकर कुछ हद तक सुकून या मानसिक शांति पा सकते थे। अब वह सुकून भी नहीं रहा, क्योंकि अगला बाबा यागा ड्रोन शायद सामान्य मोर्टार बम या एंटी टैंक माइन लिए न हो। वह कुछ ही पलों में उनके सिर पर फेस पोस्ट गिरा सकता है, जो आसानी से किसी भी रक्षा को काट सकता है। इसमें जाली, जाल, मिट्टी, पत्तियां आदि शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन के कई बॉम्बर ड्रोन स्मार्ट बम लक्ष्यीकरण सॉफ्टवेयर से लैस है, जो उन्हें चलते हुए लक्ष्यों जैसे ट्रक और अन्य वाहनों को भी मारने की अनुमति देता है। तो भले ही रूसी यह समझ जाए कि बॉम्बर उनकी ओर आ रहे हैं और वे भागने की कोशिश करें, चाहे पैदल या जो भी वाहन उन्हें मिल जाएं उसकी मदद से, फिर भी वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह दिखाता है कि युद्ध में भारी बॉम्बर ड्रोन कितने अहम हो गए हैं और इन्हें फ्रंट लाइन के गुमनाम नायक कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर समाचार रिपोर्टें और सुर्खियां फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाजे ड्रोन और छोटे क्वाडकॉप्टरों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिन्हें सीधे उनके टैंकों में घुसकर टकराने और टकराते ही विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वे ड्रोन हैं जिन पर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान ज्यादा ध्यान दिया है। उसके कारखाने अग्रिम मोर्चे के लिए हजारों FPV ड्रोन बना रहे हैं, जबकि लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर दागे जा रहे हैं। यूक्रेन ने FPV ड्रोन की सेना बनाई है, साथ ही समय निकालकर विविधता लाते हुए बमवर्षक जैसे विकल्प भी आजमाए हैं। इन ड्रोन की खासियत है कि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कामिकाजे ड्रोन ऐसा नहीं कर सकते। एक ड्रोन कई बार मिशन कर सकता है, मोर्चे पर दर्जनों पाउंड विस्फोटक पहुंचा सकता है और फिर आपूर्ति के लिए बेस लौट सकता है। यह यूक्रेन को हर यूनिट से अधिक लाभ लेने देता है। तो भले ही बाबा यागा बॉम्बर्स को बनाना आमतौर पर FPV ड्रोन से ज्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन वे निवेश पर कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि एक ही UAV के पास कई रूसी ठिकानों को तबाह करने की ताकत होती है, इससे पहले कि उसे आखिरकार मार गिराया जाए। यूक्रेन के बॉम्बर ड्रोन बहुत सटीक है और अक्सर रात में हमला करते हैं, जब रूसी खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। हमलावर टीमें अक्सर अंधेरा होने के बाद एक घर से दूसरे घर
चुपचाप जाती हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन पायलट उन्हें छुपते न देख सके। लेकिन बाबा यागा के पास अंधेरे में देखने और लक्ष्यों को आसानी से खत्म करने की ताकत है। रिपोर्टों के अनुसार ये ड्रोन ट्रकों, सैनिकों, बंकरों, कमांड पोस्ट और वायु रक्षा प्रणालियों को भी तबाह कर चुके हैं। और कुछ अनुमानों के अनुसार ये ड्रोन रूसी युद्ध मशीन को सामान्य FPV UAV से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि यूक्रेन लगातार इसमें भारी निवेश कर रहा है। वो अब पहले से ज्यादा भारी बम वर्षक बना और खरीद रहा है। फेंस पोस्ट बम दिखाता है कि यूक्रेन इनका बेहतर इस्तेमाल कर रूस की रक्षा प्रणाली को बेअसर कर रहा है, जिससे आने वाले समय में रूस के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव बड़ा हो सकता है। नए हथियार से रूसी हमलावर दस्तों के लिए इलाके पर कब्जा और उसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ये पहले से ही बेहद मुश्किल है, इसलिए कई रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं और क्रेमलिन की युद्ध मशीन कई जगहों पर रुक या पीछे हट रही है। लेकिन कम से कम पहले जब रूसी सैनिक किसी बस्ती में घुसने में कामयाब हो जाते थे तो वे कुछ रक्षा व्यवस्था कर सकते थे, जिससे उन्हें वहां टिके रहने और अपनी जगह की रक्षा करने का वास्तविक मौका मिल जाता था और आगे बढ़ने के लिए उसी जगह का इस्तेमाल कर सकते थे। फेंस पोस्ट बम इन सब को असंभव बना देता है। अब अगर रूस किसी बस्ती में घुसकर बंकर या खाइयां बना भी ले तो यूक्रेन को सिर्फ फेंस पोस्ट बम भेजने हैं जो दुश्मनों को मार देंगे या पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। इससे यूक्रेन को क्षेत्रीय बढ़त के नए मौके मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि यह हो रहा है, क्योंकि रूसी सैनिक टेलीग्राम पर यूक्रेन के नए ड्रोन बमों से उनके आश्रयों की छतों को भेदने और सुरक्षित जगहों के खतरे में पड़ने की रिपोर्टें साझा कर रहे हैं। ये ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि ये फेंस पोस्ट बम कहीं और मोर्चे से दूर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन यह फैसला कर सकता है कि वह अपने सस्ते बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल उन बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए करे जिन्हें रूस ने मजबूत करने की कोशिश की है। इन्हें तेल टर्मिनल, गोला बारूद डिपो, हैंगर, गोदाम और कमांड पोस्ट पर गिराया जा सकता है। पहले जो स्थान एक तरफा स्ट्राइक ड्रोन से सुरक्षित थे, वे शायद इन घातक और गहराई तक मार करने वाले बमों का सामना ना कर सके। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने इन बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। ये सिर्फ समय की बात हो सकती है जब हम दर्जनों अगर सैकड़ों नहीं बंकर बस्टर रूसी ठिकानों को अभूतपूर्व दक्षता के साथ नक्शे से मिटाते हुए देखेंगे। यही यूक्रेन सबसे अच्छा करता है। इसे अरबों डॉलर के बजट की जरूरत नहीं है। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सैन्य तकनीकों की जरूरत नहीं है। ये साबित कर चुका है और लगातार साबित कर रहा है कि ये अपने दुश्मन से बेहतर मुकाबला करने, बेहतर प्रदर्शन करने और बेहतर सोचने में पूरी तरह सक्षम है, और वो भी अपेक्षाकृत साधारण विचारों का बेहद असरदार ढंग से इस्तेमाल करके। फेज पोस्ट बॉम्ब में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। ये दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक हथियारों की तुलना में काफी साधारण दिखता है और इसे बनाने में निश्चित रूप से ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। फिर भी यह पहले से ही कहीं ज्यादा जटिल और महंगे विकल्पों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली और असरदार साबित हो रहा है, और एक बार फिर यह दिखा रहा है कि कभी-कभी युद्ध के मैदान में सबसे साधारण विचार ही सबसे समझदारी भरे होते हैं। अब आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि यूक्रेन कैसे मोमेंटम हासिल कर फ्रंट लाइन पर रूसी सेनाओं को रोनता चला जा रहा है, या फिर इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाया गया है कि कीव की सेनाएं किस तरह से क्षेत्र में 10 साल से भी ज्यादा समय तक चली रूसी कब्जे के बाद क्रीमिया की पूरी तरह से आज़ादी की राह बना रही है। और अंत में ऐसे और कंटेंट के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।